हमने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। हमने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था ना। ये पंक्तियां हैं और ये किसी भी विषय के लिए सटीक हैं। किसी भी विषय में हम ये नहीं कह सकते कि हम सब कुछ जानते हैं। कोई भी विषय, दुनिया का कोई भी विषय हो, हाँ उसमें हम विद्वान बन सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे विद्वान बन सकते हैं, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी भी विषय का सर्वज्ञाता हो। ज्ञाता हो सकता है, सर्वज्ञाता नहीं हो सकता। अब आपको यह तय करना है कि आप जो ज्ञान ले रहे हैं वो किस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं उसी उद्देश्य के लिए ज्ञान लें। जैसे हमें गेहूं चाहिए, तो गेहूं हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें आटा पिसवाना है और हम उससे रोटी बनाएंगे जिससे हमारा पेट भर सके। हमें गेहूं इसलिए नहीं चाहिए कि हम उसका व्यापार कर सकें। व्यापारी को गेहूं व्यापार के लिए चाहिए, किसान को गेहूं बेचने के लिए चाहिए, और हम लोगों को जो उपभोक्ता हैं उनके लिए क्यों चाहिए गेहूं? तो आटा पिसवा के लाएं और उससे हम रोटी बना के खाएं। इसी तरीके से जो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो सब्जेक्ट हैं उनमें से हमें उतना ही लेना है जो हमारे काम का है। ये नहीं कि हम इकोनॉमी में विद्वान बनते जाएं। कुछ लोग विद्वता की बात करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा देते हैं कि बच्चों में लगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, और खूब तालियां बटोरते हैं। बट आपको यह ध्यान रखना है कि कितना पढ़ना है। तो आपको इसके लिए कसौटी एक ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, बस और कुछ नहीं। तो ये अभी जो हम लोगों ने लिया है ये पालमपुर गांव की कहानी है। एनसीईआरटी पे ही हम लोग चल रहे हैं और ये पालमपुर गांव की कहानी है। एक पालमपुर नाम का गांव है। अर्थशास्त्र में एक ना एक क्षेत्र लिया जाता है और इसमें एक गांव लिया गया है जिसका नाम पालमपुर है। और पालमपुर के गांव की कहानी के लिए कुछ चीजें हम देख लेते हैं। जैसे इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से। तो हम जो प्रोड्यूस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जहां से प्रोडक्शन होता है, उसके हम 4 कारक पढ़ चुके थे, 4 फैक्टर पढ़ चुके थे, लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 कारक तो पढ़ चुके थे। यहां पे फिर से रिपीट किया गया है इसको थोड़े ब्रॉड लेवल पे, थोड़े बड़े लेवल पे। ठीक है, एक गांव का दृश्य दिखाया गया है और इसमें आगे चीजें दिखाया गया है। यहां पे देखो, पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? भली भांति जुड़ा हुआ है। अब जुड़ने का अर्थ क्या होता है? किसी रास्ते से जुड़ा होगा। जो रास्ता कच्चा हो सकता है, पक्का हो सकता है, रेलवे हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, इस तरीके से जुड़ते हैं, या पानी के द्वारा जुड़ा होता है। तो यहां पे जो पालमपुर गांव है वो एयरपोर्ट या पानी के गांव से तो नहीं, लेकिन आसपास के गांव से, कस्बों से सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ होगा। जैसे एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों शाहपुर से जोड़ती है ना। अब यहां पे देखिए, तो जो जोड़ती है वो क्या है? सड़क है। इसमें क्या होता है? गुड़ और अन्य वस्तुएं लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा गाड़ी है ना, भैंसा बग्गी लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल वगैरह जाते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने हैं? 450 परिवार हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, कितने परिवार हैं? तो 450 परिवार हैं, है ना। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि 450 परिवार में उच्च जाति के जो हैं वो 80 परिवार हैं। इसका मतलब है 370 परिवार, कितने? 370 परिवार अन्य जातियों के हैं या निचली जाति के हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति, है ना, और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। कितना है? 1/3 है ना। इसका मतलब है 450 है तो 150 परिवार किसके हैं? तो अनुसूचित जाति के। ठीक है, वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में, यहां पे ध्यान रखिए, खेतों में नलकूप बिजली से चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार, मतलब एक ऐसा गांव है जहां पे लगभग सब कुछ है। जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के जाति हैं, लोग हैं, स्कूल है, अस्पताल है, सब कुछ है। छोटा सा है, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र सब कुछ है। क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। इस
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों का विकसित तंत्र है। सुविधाओं की तुलना अपने निकट गांव के उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। अब यहां पे ध्यान रखना है कि उत्पादन की क्रियाएं, उत्पादन का संगठन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमें भूमि की आवश्यकता होती है, प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले क्या जरूरत होती है? भूमि की। और भूमि जो है तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जब हम लैंड की बात करते हैं तो उसमें अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, ये सब आ जाते हैं। दूसरी जो आवश्यकता होती है वो होती है श्रम की, लेबर की। हमने पहले ही पढ़ा लिया, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर, या इस तरीके के लेबर जिनके पास स्किल नहीं है। श्रम अर्थात कुछ काम करेंगे, इसमें पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की, अर्थात उत्पादन के स्तर पर कई तरीके के आगत। क्या आप जानते हैं भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? जैसे यहाँ पे आपने देखा, वहां पे फैक्टर तो दिया था लेकिन इतने डिटेल में नहीं दिया था। अब यहाँ पे देखिए औजार, मशीन, भवन, ये क्या होता है? ये अस्थाई पूंजी होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल होते हैं, मैंने बता दिया था। अब कच्चा माल और नगद, मान लीजिए एक फैक्ट्री हमने लगा लिया, जिसमें क्या लगा लिया? मशीन, औजार, भवन खड़ा कर लिया। अब वहां पे कुछ इनपुट डालेंगे नहीं तो क्या निकालेंगे, क्या बनाएंगे हम? और उसे बनाने के लिए भी हमें कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होता है। जो कार्यशील पूंजी चाहिए होता है उसमें क्या चाहिए? कच्चा माल और नकद मुद्रा चाहिए। जैसे लेबर को मजदूरी देनी है तो उसके लिए पैसे चाहिए, कच्चा माल लाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो ये जो पूंजी होती है ये कार्यशील पूंजी होती है, ठीक है। अब यहां पे उसके बाद एक जो चीज है, उसमें जो सबसे पहले चौथा चीज है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, मानव पूंजी के बारे में अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, उत्पादन में भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर कहानी पढ़ना है। तो अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, अब वो ये है कि पालमपुर भूमि है। पहला ये मामला है कि यहां पे एक भूमि है। अब भूमि क्या होती है? स्थिर होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है ये भूमि। क्या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, क्या हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, बांग्लादेश को ले लेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगा, पाकिस्तान को ले लेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगा, बट ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो स्थिर है, फिक्स्ड है। अब उसमें क्या करना होगा? मान लीजिए कि एक खेत है, जैसे यहाँ पे देखिए, खेती की प्रमुख क्रिया, काम करने वालों में 75% लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वो किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है ना? ये जो है स्थिर होता है। अब यहां पे देखिए कि कोई विस्तार नहीं हुआ है। वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। अब यहां पे देखिए, गांव की कुछ बंजर भूमि कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। जब हम किसी गांव में रहते हैं और हमारी जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो क्या करते हैं? बंजर भूमि, आज तो आपने देखा होगा रेगिस्तानी भूमि को भी बदला जा रहा है खेती की भूमि में। आपने नहीं देखा होगा तो नील नदी के किनारे, मिस्र जो है वो नील नदी के किनारे आसवान बांध के बगल में एक नहर निकाल के जो सहारा रेगिस्तान है वहां पे गोलाकार कृषि कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? रेगिस्तान को एक उपजाऊ भूमि में बदल रहा है, वहां पे गेहूं की खेती वो कर रहा है। इससे कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? भूमि, बंजर भूमि को आगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर, यद्यपि गांवों में माक, बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय गांवों में किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है। जब हम टेक्नोलॉजी लगाएंगे, जब हम सारी चीजें करेंगे तो उस भूमि से अधिक उपज ली जा सकती है। जैसे आप याद करो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले, हरित क्रांति के पहले उसी भूमि से इतनी उपज होती थी कि हम भूखों मरने की नौबत आती थी। पर आज जो है उस भूमि से इतनी उपज हो जाती है कि हम खाद्यान्न सरप्लस वाले देर हैं, हम खाद्यान्न रख लेते हैं
हमारे पास इतना खाद्यान्न है कि 3 साल यदि उपज ना भी हो तो वो चल जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो, पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़। बरसात के मौसम में खरीफ और सर्दी के मौसम में रबी खेतों में गेहूं उगाया जाता है। ठीक है, अब पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसल लेते हैं, और जो बीच में पार्ट होता है उसमें हम जायद फसलों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है, पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति बदल गई। तब किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकाल के छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से वो चीजें होती हैं, और फिर इन लोगों ने क्या करा, अधिक फसल पैदा करना शुरू कर दिया। अब इनको यह होता था कि कितनी सिंचाई करें, बिजली की व्यवस्था हो गई तो सिंचाई अधिक हो गई, तो ये लोग अधिक, इसी को हम मल्टीपल क्रॉप सिस्टम कहते हैं या बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य तकनीक है। जैसे आप सोचो कि हम 2 फसल ले रहे हैं एक भूमि से, तो 3 फसल लेना शुरू करें, तो उससे क्या होगा, उपज बढ़ जाएगी और हमें मतलब फायदा मिलेगा। लेकिन इससे एक नुकसान है, नुकसान ये है कि यदि हम मिट्टी को खाली नहीं छोड़ते हैं तो अपनी उर्वरता प्राप्त नहीं करता है। जैसे मैं आज ही पढ़ा रहा था कि जब नदी को हम छोड़ दें, मतलब प्रदूषण करने के टाइम में, जैसे प्रदूषण हम नदी में बहाते रहते हैं, जो हमारे फैक्ट्री से कचरा निकलता है हम उसे बहाते रहते हैं, यदि नदी को कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो नदी अपने आप अपने को साफ कर लेती है। उसी तरीके से मिट्टी को हम उसके मतलब प्रकृति के रूप में छोड़ दिए जाए, नेचुरल छोड़ दिए जाए, तो वो क्या करेगी, अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेगी, या इस तरीके से करेगी कि वो उर्वरता फिर से प्राप्त कर लेगी। बट हम लोग यदि नहीं छोड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो उर्वरता है वो खत्म होती जाएगी और बलुई मिट्टी बनती जाएगी, जिससे उर्वरता, किसान पिछले 15-20 से 30वीं फसल के रूप में आलू पैदा कर रहा है। ठीक है, तो ये चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर, तो आप यहाँ पे देखिए तो 132 1950-51 में था, और 16-17 में भी 200 हुआ है, और यहाँ पे हम नहीं देखें उधर तो 186 मिलियन और 200 में बहुत अंतर नहीं है ना, बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बढ़ोतरी नहीं हो सकती। हमने एक बार देखा है कि कई बंजर भूमि शामिल कर ली गई, कई जंगल काट के शामिल कर लिए गए, इनमें भी बहुत सारी बढ़ोतरी हुई। जैसे 1950-51 में और भी जंगल क्षेत्रों को काटा गया और कृषि क्षेत्र के भूमि में कर दिया गया, तो ये होता है। इसके बाद देखो, पॉकेट बुक एग्रीकल्चर स्टैटिक्स 2020 आर्थिक एवं सांख्यिकी। आज पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं, अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली सारणी बनाइए। ये एक एनसीईआरटी है, तो वो बच्चों के हिसाब से दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए, मौसम 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे देखिए, आ गए हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन में, कि 1960 के दशक तक पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। जैसे हमने इस बार फसल उपजाई, उसका कुछ हिस्सा जो बीज के रूप में रख लिया और बाकी उपभोग कर लिया कंजम्पशन में, है ना। तो जब हम कंजम्पशन कर लिए, बाकी चीजें रही, वो हमारे के लिए होगी, अगली बार के लिए बीज बन गई। बट उसमें जो है अपेक्षाकृत उसका जो उपज होता था वो बहुत कम होता था। बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी, और यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उनको खरीदना नहीं पड़ता था। अब यहाँ पे देखिए, इससे फायदा क्या होता था, पुराने बीज मिल जाते थे, उससे उपज कम होती थी भले ही, लेकिन पर्याप्त होती थी। उसके बाद खाद बीज के रूप में गाय भैंस के गोबर का प्रयोग कर लेते थे उर्वरक के रूप में। उसके बाद जो सिंचाई जो थी, ये जो बीज हैं वो कम सिंचाई चाहिए, उनको पानी भी कम मात्रा में लगती थी, और हल बीज से वो काम कर लेते थे। बट जैसे हमने देखा था शुरू में बार्टर सिस्टम में, कि एक क्षेत्र यदि कृषि उपज कर रहा है, जैसे मान लीजिए पूरी दिल्ली को खाना खिलाना है, तो किसान तो आत्मनिर्भर है, वो अपनी उपज खुद करके खा लेगा, बट उसे व्यावसायिक रूप से यदि बेचना है तो वो नहीं बेच पाएगा। और इसके लिए क्या हुआ, हरित क्रांति की जरूरत पड़ी। हमने देखा अकाल में कई लोग मारे गए और कई चीजें हुई, तो फिर क्या हुआ, हरित क्रांति की, और हाई इल्ड जो वैरायटी वाले बीज हैं, अधिक उपज वाले बीज हैं, वो के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए गए।
परंपरागत तुलना में HYB बीजों एक ही पौधे से ज्यादा फसल मिल जाती थी। क्या मिलती थी? ज्यादा फसल मिल जाती थी। ठीक है, मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले के अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा उपज होने लगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, जैसे देखिए पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज कितनी हुई थी? 1300 किलोग्राम, और HIV बीज से 3200 किलोग्राम, मतलब 13 दूना 26, 2.5 गुना लगभग, है ना। जहां एक खेत से, एक छोटे से खेत से 13 किलो उपजता था, उसमें 32 किलो जब उपजने लगा, तो इसका मतलब क्या है? पारंपरिक जो बीजों से ये जो हाई इल्ड वाले बीज थे वो काफी ऊपर पहुंच गए। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि किसान कौन से बीज का प्रयोग करेंगे? अब जो बाजार में मिल रहा है उसका बीज, और इसी का बीज प्रयुक्त करने लगे, और अब जो है अधिशेष बचने लगा और ये बाजार में बेचने लगे, जिससे खाद्य सुरक्षा भारत में सुनिश्चित हुई, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हुई। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे एक आरेख बनाकर दिखाइए सुझाई की गई क्रियाएं। इसके बाद देखिए दालों का उत्पादन, है ना, 1965-66 में 10, और अब 24.5, और अभी भी दालों के उत्पादन में हम लगातार बढ़ोतरी का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, गेहूं का उत्पादन 10 करोड़ टन, अभी 113 करोड़ टन, है ना, और अभी भी हम इसमें आगे बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये एक स्थिरता आ गई है, 27, 26, 24, 27, 26, मतलब 24 के करीब ये स्थिर हो गया यहाँ से, माने 2016-17 से आप देखोगे तो स्थिर हो गया लगभग, है ना। तो ये इस तरीके की चीजें हुई। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, पालमपुर गांव में कृषि भूमि का वितरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिए। जैसे पालमपुर में गांव में कितने लोग थे, कितने परिवार थे? पालमपुर गांव में कितने परिवार थे? पालमपुर गांव में 450 के करीब परिवार थे। कितने थे? कितने परिवार थे? 450 परिवार थे। 450 परिवार में 80 परिवार जो थे वो उच्च जाति के थे, और 150 परिवार जो थे शेड्यूल कास्ट के थे। 150, 230 और 220 परिवार अन्य जातियों के या मिक्स्ड होंगे। ठीक है, ठीक है, जो भी होंगे ये सभी जातियों के मिले जुले होंगे। जो 80 परिवार हैं उनके पास बड़ी जमीनें थी, तो ये जो जाहिर सी बात है कि ये जो जमीनें आपको दिख रही हैं ये उच्च जाति के लोगों के पास होंगी, है ना, ये उच्च जाति के लोगों के पास होंगी, ये भी मान लेते हैं, है ना। और जो निम्न जाति या शेड्यूल कास्ट के हैं वो ये इन क्षेत्रों में रह गए होंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसका एक कारण है अशिक्षा, एक बहुत बड़ा कारण है ना। हम क्या करते हैं, देखो क्या है, मान लेते हैं एक उदाहरण ले लेना, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, आप आलोचना कर सकते हैं इसकी। जैसे मान लीजिए उच्च जाति के लोग, उच्च जाति के लोगों की एवरेज जो विवाह की आयु है वो 30 के करीब है। ठीक है, जब हम शेड्यूल कास्ट में देखते हैं तो यही आयु अभी एवरेज जो बढ़ गई है वो 24 के करीब बन गई, एकदम से 24 से ऊपर तो नहीं ही जाता है, ये कटु सत्य है। अब यहां पे गैप जो है वो 6 साल का है कम से कम, कम से कम। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, मैं अनपढ़ों की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे उच्च जाति की चाहे निम्न जाति के। अब यहां पे कम से कम जो गैप है वो 6 साल का है। ठीक है, इसमें इस गैप में यदि हम 10 पीढ़ी ले लें तो ये 60 का हो जाएगा गैप, और 60 का से ज्यादा होगा, और ये 60 का गैप मतलब कम से कम 3 पीढ़ियां। ठीक है, 3 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां वो आगे हैं। ठीक है, अब जब वो 3 पीढ़ियां आगे हैं तो आप 3 पीढ़ी आगे निकल चुके हो, वो 3 पीढ़ी पीछे है, उच्च जाति के लोग 3 पीढ़ी पीछे हैं। उन्होंने क्या किया,
उन्होंने अपने आप को एक लिमिट करा। पहला ध्यान रखना, ये कोई जानबूझ के किया हुआ नहीं है, ये एकदम से एंसेस्ट्रल चला आ रहा है। इन्होंने क्या करा, टाइम कहां पे खर्च किया, एजुकेशन पे। ठीक है, ध्यान रखना, इन्होंने कहां पे टाइम खर्च करा, एजुकेशन पे। इन्होंने कहां पे टाइम खर्च करा, एजुकेशन। आज भी देखो बहुत डिक्लाइन है ना। आज भी ये लोग क्या करते हैं, मजदूरी में लग जाते हैं या काम करने में, पैसा आए दो पैसा आए इसके बारे में लग जाते हैं। मैं कल एक उदाहरण लेता हूँ कि कल एक मैंने जूता सिलवाने ले गया, मैं जूते बनवाने ले गया, और उस व्यक्ति की आय मेरे सामने कम से कम 500 रुपये थी। मतलब 2 घंटे की जो मैंने देखा, 2 घंटे में, 2 घंटे के लमसम में 500 रुपये की आमदनी होगी। यदि दिन भर का हम लगा लें तो हो सकता है वो 1,000 1,500 रुपये कमाया हो। उसने 1,500 रुपये कमाए, ठीक है। आप सोचोगे कि गुने 30, 45,000। बट उसके रहन सहन से 45,000 कमाने वाला व्यक्ति नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था, मैं बताता हूं। उसके पास कम से कम 10 से 20 पुड़िया गुटखे का रखा हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, आज उसने यदि 1,500 रुपये कमा लिया तो कल वो काम पे नहीं आएगा, इसकी गारंटी होती है। मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, मैं बताता हूं। वो कल पी के सोया रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहेगा, उसके मन में एक चीज और भी है, हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हमें कोई नहीं दबा सकता। तो इसकी आमदनी जो होगी वो 15,000 भी हो जाए तो बहुत है। वो एक दिन में 1,500 कमा रहा है, लेकिन उसकी आमदनी 15,000 भी हो जाए तो बहुत है। बट यदि उसके पास ये दुर्गुण नहीं होते, जैसे गुटखा नहीं खाता या लगातार वो काम करता, थोड़े सही तरीके से काम करता, तो वो अपनी स्थिति बहुत अच्छी कर सकता था और वो एजुकेशन के उसमें बहुत अच्छा आ सकता था। अब देखो, आप यहां पे आपने समझ लिया कि ये 3 पीढ़ियां ऊपर हैं। अब एक चीज समझाता हूं आपको कि मान लीजिए एक यहां पे एससी ले लेता हूं, ये एक अनरिजर्व ले लेता हूं। ये 3 पीढ़ियां ऊपर है, ठीक है। ये 3 पीढ़ियां बैक हैं, पीछे हैं, ठीक है। ये पीछे हैं, अभी ये आगे हो चुके हैं, 3 पीढ़ी। अब यहाँ पे यदि हम वृक्ष का चार्ट बनाए तो ए आदमी और यहाँ पे एक बी आदमी रहता है, मान लो। ए इधर ही मान लेते हैं और बी इधर मान लेते हैं। अब बी आदमी के मान लो 3 बच्चे हैं, है ना, 3 बच्चे हैं। अब इनके 3 बच्चे हैं, मतलब फिर 3 है, मतलब 9 हो गए टोटल। यहाँ पे 3 3 मान ले तो 9 हो गए, इसके आए तो 27 हो गए, इसके मान ले तो 54। मैं 3 3 का हिसाब चलता हूँ तो एक पीढ़ी यहाँ, 2 पीढ़ी यहाँ, तीन एक पीढ़ी ये हो गई, 2 पीढ़ी ये हो गई, 3 पीढ़ी ये हो गई, 4, ये 5, फिर हम मान लेते हैं, है ना। तो 5 दिए 15, 162, ठीक है। तो ये यहाँ पे 6 पीढ़ी हो गई। अब जब सोचो ये 6 पीढ़ी हो गई, यहां से 3 पीढ़ी आगे है ना, तो यहां पे सेम मान लें तो यहां पे 3, फिर 9, फिर 27, फिर 27 दिया, सॉरी यहां पे 54 कर दिया था ना, गलत। यहां पे 81, है ना, और 8 दिया 24, 243, ठीक है। 5 और 6 पीढ़ी। अब सोचो 27 दिया 81, ठीक है, फिर 243, फिर कितने, 6, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 700, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, सॉरी, यहाँ पे 60 प्लस और यहाँ पे 2100 प्लस। अब आप सोचो 243 और 2100, 3 पीढ़ियों में कितना अंतर है, ठीक है। 243 और 2100। तो आप ये समझिए कि ये जो पीढ़ियां हैं, हम जो एज कम करते हैं, एज का गैप होता है,
वो कितना नुकसान देता है आपको? आप कहते हो ना 18 से 20 साल में शादी कर दो, वो आगे आपके 10 पीढ़ी में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अब सोचिए, ये 243 या और ये 2100 में बट जाए तो कौन सा बड़ा बनेगा? सेम सिचुएशन यहां पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, सेम सिचुएशन आपको यहां पे नजर आ रही है। ये कितने में बट गया और ये कितने में बटा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? और ये बहुत बड़ा कारण है, आप लोग जरूर जागरूकता फैलाएं कि एक उम्र के बाद ही शादी करी जानी चाहिए, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और ये कारण था, ठीक है, ये कारण था कि हमें ये कारण था कि हमें ये चीजें पूरी बतानी पड़ी। अब यहां पे देखिए, ये जो परिवार, बाकी 240 परिवारों जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल है, अब यहां पे सोचिए कि ये जो भूमि है, इस भूमि में हमें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। इस भूमि में हमें क्या जरूरत पड़ेगी? मजदूरों की। और इस भूमि में, इस भूमि वाले, इनको जरूरत पड़ेगी कि मजदूरी कहीं से मिल जाए। इनकी जरूरत क्या पड़ेगी? कि मजदूरी कहीं से मिल जाए। इनको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी और इनकी मजदूरी कहीं से मिल जाए। और कुछ ऐसे होंगे जो अपने लिए थोड़ा बहुत उपजा पाते होंगे, ऐसे ऐसे वाले लोग, है ना इनको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, ना इन्हें मजदूरी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये, उसके बाद क्या है कि जब हम आगे उस पे चलते हैं, जब हम रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगे तो ये क्या होता था? रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, मतलब भूमिगत जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय बाद मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। और यही चीज अभी हमें देखने को मिल रहा है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा रेतीला बनता जा रहा है। आप ऐसे कई उसमें जब न्यूज में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती, उनका पेट चल जाता है पर आमदनी कोई नहीं होती, ठीक है। आगे देखा जाए, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित है? आपने देख लिया किस प्रकार से वितरित है ना। कुछ लोगों को बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ लोगों को बहुत छोटे छोटे हैं। इसका कारण तो आपने समझ ही लिया होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए, इस तरीके की चीजें, कुछ फोटोज दिए गए हैं। खेतों में कार्य, गेहूं की फसल पिटाई बिजाई पारंपरिक तरीके से और ये आधुनिक तरीके से। ये जो है ये पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं और कुछ आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। ये पारंपरिक, ये आधुनिक, ये पारंपरिक, ये आधुनिक, है ना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें सीमांत एवं छोटे कृषक 2 हेक्टेयर से कम, मतलब भूमि जो कम है वो किसके पास, देखो यहाँ पे सीमांत कृषक 55.4% है और 44% जो है वो बड़े कृषक माने जाते हैं। अर्ध मझोले और बड़े कृषक ये हैं, कृषि क्षेत्र उनके पास है। कृषकों की संख्या जो है वो क्या है, 85%, और ये जो है वो 15% है। सीमांत एवं छोटे कृषक, ठीक है, कृषकों की संख्या 85% और यहां पे बड़े कृषक। क्लियर, क्लियर हो गया। ये जो रेड है ये क्या है, सीमांत एवं छोटे कृषक हैं, 2 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से कम वाले, है ना। अर्ध एवं मझोले कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक वाले, ठीक है। कृषि क्षेत्र है ये और कृषकों की संख्या है। क्लियर। इसके बाद यहां पे श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, श्रम कहां से आएगा, ठीक है। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारण, खेतों में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। अब आज भी हम देखते हैं तो खेतों में पारंपरिक तौर पे कृषि करी जाती है और
फसल कटाई के टाइम में हार्वेस्टर नहीं लगाया, फसल कटाई के टाइम में हमें कृषकों की जरूरत पड़ती रहती है। तो जब यहां पे आते हैं तो कृषकों की व्यवस्था कौन करेगा? कृषकों की व्यवस्था करने के तो कृषक कहाँ से मिलेंगे? हमें गांव से ही मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास छोटे छोटे खेत हैं, और छोटे छोटे जो खेत हैं उन पे उनका पेट तो भरेगा नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे? हमारे यहाँ कृषि मजदूरी के लिए आ जाएंगे। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। आजकल काम मिलना बड़ा कठिन है, ये कह रहा है। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष 5 माह से भी कम समय काम किया था, पिछले साल भी 5 महीने से कम काम किया था। अब जो बड़ा किसान है, कौन? घनश्याम, उसने हार्वेस्टर खरीद लिया है, तो अब और भी काम कम मिलेगा। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गहराई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसानों ने खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। तो इससे क्या होगा? काम नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे? वो रायगंज जाएंगे, रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं कर रहा था, मैं ऐसे कैसे चुकता? अब यहाँ पे देखो, एक बहुत डाला और रामकली है, ये डाला और रामकली। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले गर्मियों में कितने लिए थे? 1000 रुपये। अब कितने चुकाना है? 2000 रुपये। कौन सा फिक्स डिपॉजिट आपको 1000 का 2000 देगा? कोई भी नहीं देगा। ठीक है, बट यहां पे जो आप लोन लेते हो उसके बदले कोलेटरल लोन होता है। कोलेटरल लोन किसे कहते हैं? तो जिसके बदले में आप कोई संपत्ति देते हो, जैसे मान लो सोना गिरवी रख के फिर लोन ले लिया, घर गिरवी रख के लोन ले लिया, गाड़ी गिरवी रख के लोन ले लिया। तो यहाँ पे कोलेटरल क्या है? वो संपत्ति। इन्होंने जो लोन लिया वो कोई कोलेटरल लोन नहीं है, वो मुखौती है, मुंह से किया गया। आप बैंक से कहो 1000 रुपये का लोन ले दो, नहीं देगा वो। कहेगा आप क्या लाए हो? कुछ नहीं, कैसे लोन दे दें? बट इन चीजों के लिए सरकारें कई कदम उठाई हैं और कई तरीके की चीजें होती। और इसी क्रम में माइक्रो क्रेडिट का नाम सुना होगा आपने। मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के भी प्रशासक बने हुए हैं, इनका नाम नोबेल अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए आया था और माइक्रो क्रेडिट की करना आया था। माइक्रो क्रेडिट क्या? छोटे छोटे लोन, 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, इस तरीके के लोन। और इससे कई लोगों की जिंदगी चल जाती है। जैसे अभी ठंड का मौसम आया है, आपने किसी को 5,000 रुपये दे दिए और कह दिया कि चलो भाई तुम अंडे का ठेला लगा लेना, या अंडे का ठिया लगा लेना, छोटा सा एक बेंच या डेस्क ले लेना, उसमें अंडा, आमलेट, ये जो चीजें बेचनी होंगी बेचना शुरू करना। अब बहुत कम पैसे में ये पूंजी में हो जाता है और आमदनी थोड़ी हो जाएगी उसकी, उसका घर का खर्चा चला जाएगा। तो ये क्या है? माइक्रो क्रेडिट है। कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं दिया आपने, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 नहीं दिए आपने एक माइक्रो क्रेडिट दिया और उससे वो क्या कर रहा है? अपना घर चला रहा है। ठीक है, इसमें देखो कि 1,000 रुपये दिया था, अगले बार 2,000 लेगा। ठीक है, और जो किसान है वो क्या है? जो कृषि मजदूर है उनका फसल पर कोई अधिकार नहीं होता, इस किसानों को होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों को मजदूरी मिलती है जिनके लिए वो काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में भी हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को एक भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और एक खेत में से दूसरे खेत में अलग अलग होती है। बुआई के लिए अलग होती है, कटाई के लिए अलग होती है। मान लो बिहार में कहीं अलग है, राजस्थान में कोई अलग है, तमिलनाडु में कहीं अलग है। तो अलग अलग मजदूरी होती है, क्षेत्र क्षेत्र में भिन्नताएं हैं। रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नताएं हैं, है ना। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपया निर्धारित किया गया है, लेकिन डाला को मात्र कितना मिलता है? 160 रुपया मिलते हैं और इससे ज्यादा वो शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि उससे कम में भी काम करने को लोग राजी हैं। तो वेतन तो या जो सैलरी है या जो मजदूरी है वो तो सरकार ने निर्धारित कर दी, बट हम काम कराने को इच्छुक नहीं है। तो क्या होगा? कम पे काम करने को। यहाँ पे मांग और आपूर्ति की बात आ जाती है। जब आपूर्ति श्रम की बहुत ज्यादा हो और मांग कम हो तो फिर क्या होगा? मजदूरी
कम हो जाएगी, और ये इसके साथ होता है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे खेतों के लिए आवश्यक पूंजी और इसके बाद की कहानी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।